नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं आवेशन की विधियाँ। तो आवेशन की विधियाँ पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि आवेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल रहे हैं आवेशन। आवेशन क्या होता है? आवेशन का मतलब है किसी भी वस्तु को आवेशित करना। किसी भी वस्तु को आवेशित करना। अब आवेशित करने का मतलब क्या है? आवेशित करने का मतलब है आवेश उत्पन्न करना। क्या मतलब है आवेशित करने का? आवेश उत्पन्न करना। अब आवेश उत्पन्न करने से क्या मतलब है? हम जानते हैं कि आवेश हमने दो तरह के पढ़े थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एक वस्तु है आपके पास, मान लो ये, अगर इस वस्तु में हम किसी भी प्रक्रिया के द्वारा क्या ले आएँ, इसके ऊपर धनावेश या इसके ऊपर क्या ले आएँ, ऋणावेश, तो ये वस्तु, दोनों वस्तु क्या कहलाएंगी? आवेशित वस्तुएं। तो आवेशन का मतलब क्या हो गया? किसी भी वस्तु को आवेशित करना या उसके ऊपर आवेश उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? आवेशन। अब हम ये प्रक्रिया यानी कि आवेश उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से आवेश को लेकर आएंगे उनके ऊपर, उन सब विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी एक बार परिभाषा वापस देख लेते हैं। किसी भी वस्तु को आवेशित करना या वस्तु के ऊपर आवेश उत्पन्न करना ही आवेशन कहलाता है। तो ये हमारी क्या हो गई? आवेशन की परिभाषा। ठीक है, तो ये आवेशन की परिभाषा हो गई। अब परिभाषा के बाद हम देखते हैं कि आवेशन की कौन कौन सी विधियां हैं। तो देखो, आवेशन की हमारे पास मेन रूप से दो विधियां हैं। आवेशन की विधियां, कितनी विधियां हैं आवेशन की? दो। सबसे पहली है इसमें स्पर्श या संपर्क द्वारा। स्पर्श या संपर्क द्वारा आवेशन। और दूसरा है इसमें प्रेरण द्वारा आवेशन। दो विधियां हैं आवेशन की। कौन कौन सी है? पहला है स्पर्श या संपर्क द्वारा आवेशन और दूसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। अब स्पर्श या संपर्क द्वारा आवेशन में क्या होगा? इसमें हम दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे, यानी ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे के क्या रहेंगी? टच में रहेंगी। जबकि प्रेरण में क्या रहेगा? दोनों ऑब्जेक्ट या दोनों वस्तुएं एक दूसरे से क्या रहेंगी? दूर दूर रहेंगी। इनके बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस होगी। यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं है। संपर्क द्वारा जो आवेशन है वो दो तरह का है हमारे यहाँ। पहली विधि है हमारी घर्षण विधि और दूसरी विधि है चालन विधि। दूसरी विधि कौन सी है? चालन विधि। संपर्क या स्पर्श द्वारा जो आवेशन है वो दो तरह से होता है। पहली विधि है इसमें घर्षण विधि और दूसरी विधि है चालन विधि। जबकि प्रेरण द्वारा जो आवेशन है वो हमारी एक अन्य विधि हो गई। तो इस तरह से हमारे पास आवेशन की तीन विधियां हैं टोटल। पहली हो गई घर्षण, दूसरी हो गई चालन और तीसरी हो गई प्रेरण। तो ये तीनों विधियां क्या हो गई हमारी? घर्षण की हो गई, जिसमें इन दोनों विधियों में तो क्या आवश्यक है? दोनों वस्तुओं का एक दूसरे के पास में आना, यानी कि टच करना आवश्यक है। और इसमें दोनों वस्तुएं क्या होंगी? एक दूसरे से दूर होंगी। तो इस तरह से हम एक एक करके तीनों विधियों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं घर्षण विधि। घर्षण का नाम से स्पष्ट है, घर्षण का मतलब होता है रगड़ना। अब जब रगड़ेंगे तो दोनों वस्तुओं को क्या होगा? एक दूसरे के पास लाना पड़ेगा। दोनों वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आएगी तभी तो घर्षण होगा उनमें। जैसे ये दो मार्कर है मेरे पास, यदि मैं एक दूसरे के पास लेके दोनों को आपस में रगड़ूँ तो ये क्या होगी? हमारे यहाँ इन दोनों के बीच में कौन सा संपर्क हुआ? घर्षण। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? यदि कोई दो वस्तु है मेरे पास, इसको ए और ये बी, अगर मैं दोनों वस्तुओं को पास में लाके एक दूसरे के साथ क्या करूँ? रगड़ूँ, तो रगड़ने के बाद क्या होगा? इन दोनों वस्तुओं पर आवेश आ जाएगा। आवेश कैसे आएगा? जब हम रगड़ेंगे तो मानना कि वस्तु ए में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के किसके पास चले गए? बी के पास। कुछ इलेक्ट्रॉन ए से निकल कर किसके पास चले गए? बी के पास। तो इसके पास क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की कमी। इसके पास क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की अधिकता।
जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसके पास क्या आ जाता है, धनावेश, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसके पास ऋणावेश आ जाता है। जैसे हमने पहले भी एक एग्जाम्पल देखा था कि यदि हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ें, एक हमने क्या लिया था, रेशम का कपड़ा, तो अगर हम इन दोनों को क्या करें, आपस में रगड़ें, तो रगड़ने के बाद क्या होगा, जो कांच की छड़ है उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के किस में जाएंगे, रेशम के कपड़े में। इस कारण कांच की छड़ पर क्या आ जाएगा, धनावेश, और रेशम के कपड़े पे क्या आ जाएगा, ऋणावेश। ठीक है, तो इस तरह से घर्षण विधि में क्या होगा, दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ेंगे। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल यदि हम देखें, हमने एक क्या ले ली, ये ले ली हमने एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़, ये हमने कोई ऊन ले ली, ऊन का कपड़ा है। अगर हम इन दोनों को आपस में रगड़ें तो यहाँ पे क्या होता है, ऊन के कपड़े में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के किस में आते हैं, एबोनाइट की छड़ में, यानी कि इसके पास तो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी, और इसके पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो इस तरह से ये क्या है, घर्षण विधि। जनरल लाइफ में हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि यदि हम कोई भी पेन ले लें और उसको अपने सूखे बालों में रगड़ें, तो हम देखेंगे कि जो वो पेन है वो क्या करेगा, छोटे छोटे तिनके होते हैं उनको क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। बचपन में हमने कई बार ऐसा प्रयोग किया है कि जैसे स्केल को हमने बालों में घुमाया, और यदि हम स्केल को कहाँ लेके जाएं, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास, तो वो स्केल क्या करता है, कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस तरह से ये हमारी क्या हो गई, घर्षण विधि। मैं लिख देती हूँ, आप लोग नोट कर लेना। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, देखो, दो वस्तुओं को आपस में रगड़कर उन पर आवेश उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, घर्षण। बाकी जो समझाया है वही लिखा है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है हमने, इस स्थानांतरण के कारण एक वस्तु पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी, एक वस्तु पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी, जबकि दूसरी वस्तु पर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उस पर क्या आएगा, धनावेश, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उस पर क्या आएगा, ऋणावेश। इस तरह से ये प्रक्रिया क्या हो गई, हमारी घर्षण विधि की हो गई। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लिखते हैं इसका, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ पर धनावेश, जबकि रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आ जाता है। तो इस तरह से हमारी हो गई घर्षण विधि। दूसरी विधि शुरू करते हैं, चालन विधि। चालन विधि के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चालन शब्द का मतलब क्या है। चालन, तो यहाँ पे चालन शब्द से पहले हम समझते हैं चालक क्या होते हैं। चालक, तो चालक क्या होते हैं, ऐसी वस्तु जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है, क्या कहलाती हैं, चालक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे धातु हैं, जैसे मैंने लिख दिया धातु, जितनी भी धातु हैं सारी किस में आएंगी, चालक में। ठीक है, तो अब चालक वस्तु हो गई। आप समझते हैं चालन। चालन क्या है, एक विधि है। एक विधि से मतलब है एक तरीका है। क्या है, एक तरीका है जिसके द्वारा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में किसका स्थानांतरण होगा, आवेशों का। ठीक है, तो चालन क्या है, एक विधि है जिसके द्वारा
एक विधि जिसके द्वारा एक वस्तु से या एक आवेशित वस्तु से दूसरी वस्तु में, दूसरी हमारी कैसी होगी, अनावेशित, दूसरी अनावेशित वस्तु में आवेशों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ ये तो लिख दी मैंने किसकी परिभाषा, ये तो हमने लिखी है यहाँ पे चालक की परिभाषा कि चालक क्या होते हैं। ठीक है, फिर हमने लिखी चालन क्या है, एक विधि है जिसके द्वारा एक आवेशित वस्तु से दूसरी अनावेशित वस्तु में क्या होगा, आवेशों का स्थानांतरण। तो इसको समझते हैं ये होता क्या है। हम क्या करेंगे, दो वस्तु लेंगे इसमें, जैसे मैंने दो गोले ले लिए, ये दो वस्तु हैं, दो गोले मान लेते हैं धातु के, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। ये हमारा आवेशित है पहले से ही, इसको हमने लिखा है आवेशित वस्तु, और ये हमारी कैसी है, अनावेशित है। ठीक है, ये कैसी है, अनावेशित है। ये आवेशित है, मान लो इस पे पहले से कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, प्लस मैंने इसमें अंदर बनाया है। ठीक है, ये पहले से ही क्या है, आवेशित है। अभी पहले से ही आवेशित है तो इसकी सहायता से हम इस अनावेशित वस्तु को क्या करेंगे, आवेशित करेंगे, यानी कि इसके ऊपर भी आवेश उत्पन्न करेंगे। तो हमने कहा था कि चालन विधि कैसी विधि है, हमारी संपर्क वाली विधि है। वस्तु हमारी क्या रहेंगी, एक दूसरे के संपर्क में रहेंगी। तो या तो हम इन दोनों गोलों को पास पास ले आते हैं, या हम किसी चालक तार की सहायता से इनका क्या कर दें, संपर्क कर दें, क्योंकि हमारा आवेश किस में जाएगा, चालक तार के माध्यम से ही तो प्रवाहित होगा दूसरी वस्तु तक। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों वस्तुओं को हमने चालक तार की सहायता से जोड़ दिया। अब इससे क्या होगा, इस वस्तु में कोई भी आवेश नहीं है और ये हमारी वस्तु क्या है, आवेशित है। मैं आपको इसको इस तरह से समझाती हूँ। मान लो मेरे पास दो वस्तु हैं, मान लिया मैंने इसका ताप है 100 डिग्री सेल्सियस और इसका ताप है मान लो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यदि ये दोनों वस्तु एक दूसरे के संपर्क में है, एक, ठीक है, अगर ये दोनों वस्तु एक दूसरे के संपर्क में है तो जो ताप है, आपने पढ़ा है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा का प्रभाव होता है। तो ये ताप इस वस्तु तक कब तक स्थानांतरित होगा, जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप बराबर नहीं हो जाए, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस और इसका भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस, यानी दोनों वस्तुएं किस में नहीं आ जाती, साम्य में। तो यहाँ भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे क्या होगा कि इस वस्तु से इस वस्तु में आवेश का स्थानांतरण कब तक होगा, जब तक कि दोनों वस्तुओं पर आवेश का मान बराबर नहीं हो जाता। यहाँ आवेश का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में तब तक होता है जब तक कि दोनों पर आवेश का मान बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, यानी कि अगर मान लो इसके पास जैसे हमने बनाया है, इसमें तो हमने गिने तो 1 2 3 4 5 6 है। तो ये आवेश कब तक ट्रांसफ़र होगा, जब तक कि आधा आवेश इसके पास नहीं चला जाता। जैसे मान लो इसके पास Q है टोटल, तो ये स्थानांतरण कब तक होगा, जब तक कि इसके पास इसका आधा आवेश नहीं आ जाता। यानी कि दोनों वस्तुएं बना दी, इसके पास भी Q/2 और इसके पास भी Q/2 हो जाएगा। तो यदि मैंने जैसे यहाँ पे गिने थे 6, तो 3 इसके पास रहेंगे और 3 इसके पास रहेंगे। तो हमारी जो दूसरी वस्तु है वो भी क्या हो जाएगी, धनावेशित। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने केवल आपको इससे बताया कि आवेश का मान बराबर नहीं हो जाता। हम आगे पढ़ेंगे, विभव एक टर्म होती है उसके बारे में,
तो उसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे, पर आप यहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि दोनों वस्तुओं के मध्य विभवांतर का मान क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, दोनों के वस्तुओं के मध्य विभवांतर का मान शून्य। तो मैंने यहाँ पे एक तो लिख ही दिया कि दोनों पर आवेश का मान बराबर नहीं हो जाता, या यूँ ये भी कह सकते हैं कि दोनों वस्तुओं अर्थात दोनों वस्तुओं के मध्य विभवांतर शून्य नहीं हो जाता। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, स्थानांतरण के बाद दोनों वस्तुओं के पास बराबर का आवेश रहेगा। आगे देखते हैं, ये तो यहाँ मैंने क्यों लिया है। यदि मान लो हम इस तरह से लें, मैंने एक वस्तु ली वापस से A और दूसरी वस्तु ली है मैंने ये B। मान लो इसके पास Q1 है और इसके पास कितना आवेश है, Q2 है। ठीक है, अब हम अगर दोनों आवेशित वस्तुओं को यदि संपर्क कर दें, उसमें तो एक अनावेशित थी, चालन विधि में ये भी हो सकता है कि दूसरी वस्तु है वो भी आवेशित हो और ये भी आवेशित हो, तो यहाँ भी चालन तो होगा। तो यहाँ पे देखो, इसके पास पहले से आवेश है और इसके पास पहले से आवेश है। यदि ऐसे सिचुएशन में हम इन दोनों को क्या कर दें, किसी तार से कनेक्ट कर दें, तो कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, दोनों वस्तुओं के ऊपर बराबर आवेश आ जाएगा, यानी कि Q1 + Q2/2 और Q1 + Q2/2। क्योंकि यहाँ पे भी हमारे आवेश संरक्षण के नियम की पालना होगी, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले भी कुल आवेश कितना है, Q1 + Q2, और बाद में भी कुल आवेश कितना है, Q1 + Q2। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है, कई बार न्यूमेरिकल्स में काम आएगा कि यदि दो गोले हैं, एक के पास आवेश Q1 है, दूसरे के पास आवेश कितना है, Q2 है, तो यदि दोनों को हमने किसी तार से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो बाद में दोनों गोलों पर कितना आवेश आएगा, Q1 + Q2/2 और Q1 + Q2/2, क्योंकि दोनों पर क्या आएगा, बराबर आवेश आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है, देखो चालन विधि में आवेश का स्थानांतरण कब तक होगा, जब तक कि आवेश का मान बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी क्या हो गई, चालन विधि। इसके बाद हम अगले वीडियो में प्रेरण विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।